नमस्कार दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की तो जैसे बाढ़ ही चल रही है। बिहार में बहुत सारी सरकारी भर्तियां हो रही हैं। तो उसी क्रम में ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती का हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल्ड नोटिफिकेशन को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म को भरने के लिए क्या-क्या चीज़ें लगेंगी, फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा और इसके परीक्षा पैटर्न को और योग्यता को, सिलेबस को, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए और ब्रिजूस स्टडी पॉइंट पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं या आप हमारे पुराने साथी हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इस प्रकार के बेहतरीन वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन के लिए। चलिए दोस्तों, हम लोग इस नोटिफ़िकेशन को डिटेल में देखते हैं। बिहार सरकार बिहार में एक ज़बरदस्त जो है आप देख रहे हैं वैकेंसी, कहीं शिक्षकों की इतनी बड़ी वैकेंसी अभी-अभी प्राइमरी की जो है पूर्ण हुई है और फिर 70,000 से ज़्यादा शिक्षकों की वैकेंसी अपर प्राइमरी और माध्यमिक लेवल पे आने ही वाली है दोस्तों। उसके अलावा आप देखिए पुलिस विभाग में भर्ती चल रही है। पुलिस विभाग में एसआई का ये फॉर्म है, जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पुलिस बिहार पुलिस में दरोगा का, ठीक है दोस्तों? ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि इसमें बताई जा रही है 5/11/2023 है और ये 5/10/2023 से फॉर्म भरा जा रहा है दोस्तों। यानी कि कल से ये फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है। यदि आप लोग अप्लाई करने में अभी तक अप्लाई नहीं किए हों, तो वीडियो को अंत तक देखिए और अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए, हम लोग बात करते हैं इसमें जो आपको जानना ज़रूरी है, कुछ खास बातें। बिहार सरकार गृह विभाग का ये भर्ती है, अवर निरीक्षक का यानी कि एसआई का। कुल 1275 पद हैं दोस्तों, 1275 पद हैं। लेवल 6 की नौकरी है। स्टार्टिंग में आपको 35,400 से स्टार्ट होगा। लेवल 6 की नौकरी 35,400 से आपका वेतन स्टार्ट होगा। इसमें भी अभी आपको डीए अलग से मिलेगा दोस्तों, जो कि 6-7 हज़ार के आसपास होगा और 8-9 हज़ार के आसपास आपको अलग से मिलता है एचआरए, मतलब हाउस रेंट अलाउंस। तो आपको हाउस रेंट अलग से मिलेगा और डीए अलग से मिलेगा, जो कि कुल मिलाकर तकरीबन 50,000 के आसपास की आपकी स्टार्टिंग सैलरी बन जाएगी। ठीक है? बिहार एसआई में आपको स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 50,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, बिल्कुल ये होता ही है, जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो शुरुआत हो रही है 5/10/2023 से, ठीक है? हमने आपको बताया 5/10/2011 को 2023 को सॉरी 5/10/2023 से ये शुरू हो रहा है और 5/11/2023 को खत्म हो रहा है, यानी 1 महीने का समय है इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है दोस्तों? तो पर्याप्त समय आपको मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए, उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार अवर सेवा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा और एक अभ्यर्थी मात्र एक आवेदन भरेगा, यानी कि एक कैंडिडेट एक ही बार अप्लाई कर सकता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ से ज़रूरी हो जाता है 4 नंबर से आवेदन के लिए पात्रता, यानी योग्यता क्या होगी, कौन आवेदन कर सकता है? तो एक तो आप भारतीय नागरिक हों, इंडियन होना आपको अनिवार्य है, ठीक है? फिर पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर को भी यहाँ आवेदन का जो है छूट दिया गया है, आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो 1/8/2023 यानी कि 1 अगस्त 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी स्नातक आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है? और कहाँ तक? 1/8/2023 तक वो कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन। और फिर कहा जा रहा है उम्र सीमा की गणना
ये भी 1/8/2023 को आधार बनाकर आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी, ठीक है? चलिए 1/8/2023 अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष यानी कि जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, उसी के अनुसार उसी से जो है आपके जो उम्र है उसको निर्धारित किया जाएगा, ठीक है ना? इसमें कहना है इसमें देखिए आगे दिया अनारक्षित यानी सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? यानी जनरल का न्यूनतम उम्र क्या है? 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, ठीक है? और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? 20 वर्ष, लेकिन अधिकतम उम्र उनके लिए 40 वर्ष है, ठीक है? तो न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम एज आपको समझ में आया होगा, जिसका आधार 1/8/2023 ही होगा, ठीक है? चलिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो पुरुष और महिलाएँ हैं, उनको न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। यानी पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो वहाँ पर बिहार में होते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन दोनों को चाहे वो पुरुष के हों, चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हों, चाहे महिला अभ्यर्थी, दोनों के लिए 20 वर्ष न्यूनतम उम्र है और अधिकतम कितनी है? 40 वर्ष है, ठीक है? तो ये 20 वर्ष से न्यूनतम आपको उम्र नहीं होना चाहिए आपका 1/8/2023 के अनुसार, ठीक? आगे दिया है दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिलाओं और थर्ड जेंडर के लिए भी न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम आपको 42 वर्ष तक छूट दी गई है, ठीक है? और बिहार के सेवकों के उच्चतर वेतनमान यानी कि बिहार में जो सेवारत हैं, उनकी आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है? उनको अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और कितना न्यूनतम 3 वर्ष तक जो अपनी सर्विस कर चुके हैं, ठीक है? जो कोई सर्विस में है बिहार में, उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, लेकिन वो न्यूनतम 3 वर्ष अपनी सर्विस कर चुके हों, ये है। असैनिक पदों पर नियुक्ति के लिए आप जानते हैं कि 3 वर्ष तथा प्रत्यक्ष सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग्य समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट-ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। ये असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु के विषय में बताया गया है। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी, यानी कि आपके 10वीं में जो जन्मतिथि है, उसी के आधार पर आपकी उम्र की गणना की जाएगी, ठीक है? चलिए, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड आपसे देख लेते हैं कि मापदंड क्या होना चाहिए। जब आप ये योग्यता रखें, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस नोटिफ़िकेशन को इसलिए आप पूरा ज़रूर देखिए। ऊँचाई, सीना, वज़न ये सब जो है देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएँ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित यानी कि अगर आप ऊँचाई, सीना, वज़न इन सबको अंक तो नहीं इन सब का मिलेगा। लेकिन अगर आप इन सब योग्यताओं को पूरा नहीं करते हैं, किसी भी योग्यता में अगर आप कम होते हैं, तो वहाँ से आप असफल हो जाएँगे, ठीक है? ऊँचाई कितनी माँगी गई है? जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कि जनरल और ओबीसी इन दोनों की कितनी है? 165 सेंटीमीटर, ठीक है? 165 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी की है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए थोड़ा-सा कम और है, न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है? सभी वर्गों की महिलाओं की न्यूनतम हाइट कितनी है? 155 सेंटीमीटर। तो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं इसमें लिया जा रहा है। हाइट में आपको ज़रूर छूट है, काफ़ी अन्य राज्यों के मुकाबले। सीना आप देखिए सिर्फ पुरुषों के लिए अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, ठीक है? और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए और 86 सेंटीमीटर टोटल फूलने के बाद होनी चाहिए, ठीक है? आप देखिए फुलाकर कितना कहने हैं? फुलाकर 86 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, यही वो बताया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, ठीक है? ये एससी-एसटी के लिए है और वो जनरल ओबीसी के लिए था, ठीक है? महिलाओं के लिए सीना की माप कैसे करेंगे? उसमें सीना की माप नहीं होगी, ठीक है ना? वज़न में होगा, महिलाओं के लिए अलग से रखा गया है। वज़न सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए
न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम यानी कि 48 केजी की महिला होनी चाहिए। इससे कम की होगी तो वो छाँट दी जाएगी, बाहर कर दी जाएगी। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर जिसको हम कहते हैं, इन अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के अभ्यर्थियों के समान होंगे। ठीक है? पिछड़े वर्ग की महिलाओं की जो चीज़ें हैं, वो इनकी वो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान ही रहेंगे। ठीक है? नियुक्ति की प्रक्रिया आप देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होनी है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। आपको आवेदन पत्र मतलब आवेदन आप जब कर दे देंगे, तो आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, ठीक है? लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, आपके आवेदन जमा होने के पश्चात और लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, ठीक है? प्रारंभिक और मुख्य। प्रारंभिक और मुख्य। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यू पे है, बेस्ड होंगे। प्रथम चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। 100 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 200 अंकों का होगा और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है? और उस प्रश्न पत्र में क्या होगा, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान का होगा और समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर, ठीक है? जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपको 200 नंबर का पेपर होगा, उसका 30% आपको लाना है। मीन्स आपको कम से कम 60 नंबर लाना है, वरना आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट स्टेज के लिए, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए आप प्रारंभिक में कम से कम 60 नंबर तो लेकर आएंगे ही। ठीक है? प्रारंभिक परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना जो भी सीट खाली है उसके 20 गुना लड़कों का चयन जो है मेधाक्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। ठीक है? सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। फिर कह रहा है मुख्य लिखित परीक्षा में ये 20 गुना जो लड़के सेलेक्ट होंगे, मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में यहाँ से फिर उम्मीदवार जो है, अगर 20 गुना लड़कों में भी सीटें खाली जाती हैं तो नीचे से फिर प्रारंभिक परीक्षा वाले पास कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 2 पत्रों में होगी। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, ठीक है? 2 घंटे का हिंदी का पेपर होगा, 200 नंबर का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? न्यूनतम अर्हता इसमें भी 30% है, यानी कि 60 नंबर आपको लाना ही लाना है। और अगर 60 से कम लाते हैं तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे, ठीक ना? अगर 60 से कम हिंदी के पेपर में लाते हैं तो भी आप अयोग्य हो जाएंगे। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा, ठीक है? द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंक होगा और इसमें भी 100 प्रश्न होंगे। इसकी अवधि भी 2 घंटे होगी। तो ये सब्जेक्ट आप समझ ही रहे हैं। मानसिक योग्यता और जांच का मतलब हो जाता है कि आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? बाकी सब आप गणित के रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे और बाकी ये सब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आप समझ रहे हैं। फिर आता है दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपको 1/5 की है, ठीक है? 0.2 नंबर काटे जा रहे हैं 1/5, यानी कि 5 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग का है, ठीक है? जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित। ये उत्तर पुस्तिका की बात हो गई। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना। अब देखिए, आपको प्रारंभिक परीक्षा में 20 गुना अभ्यर्थियों को सफल किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा में जो सफल होंगे उसका सीट का 6 गुना अभ्यर्थी लिया जाएगा आगे की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, ठीक है? मुख्य परीक्षा में आपको 6 गुना लड़के लिए जाएंगे आगे के प्रोसेस के लिए, जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आगे पास किए जाएंगे, ठीक है? अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या है? यानी कि फिजिकल क्या होता है? फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा, ठीक है?
तो इनके कहने का मतलब है कि अगर फिर भी 6 गुना हम कैंडिडेट पहले लेंगे और अगर उसमें भी कम पड़ते हैं तो हम फिर से नीचे वाले कैंडिडेट्स को फिर बुलाते रहेंगे, ठीक है। तृतीय चरण में है शारीरिक योग्यता यानी दक्षता। तो क्या फिजिकल करवाया जाएगा उसके बारे में आप देखिए। दौड़ होगा। दौड़ क्या होगा? सभी कोटि के पुरुषों के लिए यानी सभी वर्गों के पुरुषों के लिए क्या होगा? 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसको आपको 6 मिनट 30 सेकंड में करना है। 6 मिनट 30 सेकंड यानी साढ़े 6 मिनट में आपको 1 मील दौड़ना है। 1.6 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर और ज़्यादा, इतना दौड़ना है आपको। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और वो भी 6 मिनट में आपको दौड़ना होगा। सभी महिलाओं के लिए कितनी है दोस्तों? महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट में, ठीक है। और स्पष्ट लिखा गया है कि अधिक समय लेने पर आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा और जो कुछ डाउट रह जाएगा आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। कमेंट करके हमें बता दीजिएगा दोस्तों, हम आपको क्लियर कर देंगे। ऊँची कूद में क्या होगा? सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, आपको न्यूनतम 4 फीट हाइट कूदना है। ये ऊँची कूद है, ठीक है। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए क्या है? न्यूनतम 3 फीट। महिलाओं के लिए भी कम नहीं है, 3 फीट है। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लंबी कूद भी है, ऊँची कूद भी है, तो फिजिकल काफ़ी है इसमें। और अब देखिए लंबी कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट, आपको 12 फीट लंबी कूद, इस वाली जो ये वाला होता है लंबा कूद, इसमें आपको 12 फीट कूदना है। 12 फीट से कम कूदेंगे तो आप असफल। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 9 फीट है, पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट, ठीक है। इसमें एक और फिजिकल है गोला फेंक का। गोला फेंक होता है दोस्तों 16 पाउंड का गोला, ठीक है। 16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड का ये गोला होगा और आपको 16 फीट फेंकना होगा। अगर 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आप असफल घोषित हो जाएंगे। और वहीं सभी कोटि के महिलाओं के लिए, आप देखिए महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और 10 फीट फेंकना होगा, ठीक है। अगर महिलाएं 12 पाउंड के इस गोले को 10 फीट से कम फेंकती हैं तो वो असफल घोषित कर दी जाएंगी। तो एक अच्छा खासा फिजिकल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। नियत समय में पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड, महिलाओं के लिए 6 मिनट। दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा करने नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। वो तो ऊपर बात हो चुकी है, ठीक है। कह रहा अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। कह रहा है कि पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में अवसर नहीं दिया जाएगा। फिर कह रहा है अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं में अलग-अलग सफल होना होगा, ठीक है। मात्र ऊंची कूद, लंबी कूद या गोला फेंक में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। ये 3 मौका आप ले सकते हैं, ऊंची कूद, लंबी कूद में और गोला फेंकने में। यहाँ आपको 3 मौका दिया जाएगा, बाकी सब में 1 मौका है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए थर्ड जेंडर के लिए देख लेते हैं। इस जातियों के लिए बिहार सरकार गृह विभाग का जो संकल्प है उसके अनुसार कह रहा है कि ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के समान होंगे, ठीक है। तो थर्ड जेंडर के जो लोग होंगे वो पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के समान उनके साथ ट्रीट किया जाएगा। और अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा सामान्य विज्ञापन अनुसार रहेगी और अधिकतम अनुसूचित जाति जनजाति कोड के समरूप छूट प्राप्त होगी। फिर कह रहा है अभ्यर्थियों को बिहार राज्य सरकार का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उनके ट्रांसजेंडर होने के निमित्त प्रस्तुत करना होगा। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। बिहार सरकार का सर्टिफिकेट थर्ड जेंडर के लिए जरूरी है। मेधा सूची, और इसमें देखिए सिलेक्शन अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनाई जाएगी और मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी, ठीक है। तो मुख्य जो आपका मेरिट बनेगा वो मेरिट किस पे बनेगा? जो आपका मुख्य लिखित परीक्षा होगी, प्रारंभिक के बाद जो मुख्य लिखित परीक्षा होगी उसी उसी का मेरिट बनेगा, उसी के मार्क्स का आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। बाकी सभी जो टेस्ट हो रहे हैं, जो फिजिकल हो रहे हैं, वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ी सी और यहाँ पर जानकारी दी गई है कि अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो जाते हैं
तो क्या करेंगे, तो उनके स्थान पर उनकी जन्मतिथि के आधार पर पहला आरक्षण सीट तय की जाएगी, ठीक ना? उनके जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र में वरीयता दी जाएगी। और कैसी वरीयता दी जाएगी? तो देखिए, मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे समान अंक प्राप्त करने वाले, समान जन्मतिथि वाले। अगर समान जन्मतिथि भी हो जाए तब क्या होगा? तो अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात शैक्षणिक योग्यता वाले में अभ्यर्थी को ऊपर रहेंगे, ठीक है। फिर आता है शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में। अब क्या होगा? तो वरीयता कह रहा है 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। तो ये मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति जनजाति के महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अर्हता जो है 36.5%, सामान्य वर्ग के लिए 40% होगा, ठीक है। और अंतिम रूप से चयन आप देखिए इस तरीके से बिहार पुलिस में हो जाएगा। और सीटों के लिए भी देख लीजिए, कुल पद कितने हैं? 275 हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 35% का है और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 35% आरक्षित पद सहित 4 जिसमें एक महिला है, और ये कुल 275 पद हैं, ठीक है। जिसमें से ये आरक्षित पद कितने हैं? 66 है महिलाओं के लिए, ठीक। और अनुसूचित जातियों में आरक्षित पदों की बात चल रही है। अनुसूचित जातियों में कुल 16 पद, 4 महिला को क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और स्वतंत्रता सेनानियों में कुछ नहीं है। अत्यंत पिछड़ा के लिए 238 और इसमें भी 75 महिलाओं के लिए है और 4 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, 1 महिला के लिए। स्वतंत्रता सेनानियों में पुरुष और महिला सभी का है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए 160 टोटल सीटें होंगी, 36 महिलाओं के लिए, 3 और 1 के अनुपात में 1 महिला होगी और 3 पुरुष हो सकते हैं। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 82 टोटल हैं, इसमें कोई छूट नहीं है, सभी महिलाएं होंगी। अनारक्षित में 441 है, 441 में 153 महिलाएं हैं और इसमें 9 और 3 महिलाओं के लिए है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 111 सीट है, जिसमें 34 महिलाओं के लिए आरक्षित है, 2 और 1 इसमें भी 2 और 1 महिला के लिए है, जो कि ये स्वतंत्रता सेनानी वाला कोटा है, ठीक है। ट्रांसजेंडर के लिए आप देखिए 5 सीटें हैं, कितनी हैं? 5 और योग है 1275 टोटल वैकेंसी हो गई। 368 जो है आरक्षित हो गई महिलाओं के लिए और 22 इसमें जो है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षित हो गई, ठीक है। आरक्षण का तरीका बताया गया है, कहाँ से दिया जाएगा, महिलाओं के लिए प्रावधान कैसे किया गया है ये बताया गया है। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती और उनके लिए भी किस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा और ट्रांसजेंडर के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। तो ये बड़ी बात है कि आरक्षण का लाभ जो मिलेगा वो सिर्फ बिहार राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा, ठीक है। अन्य राज्य से आने वाले अभ्यर्थियों को जनरल कोटे में यानी कि सामान्य वर्ग में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा रहा। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। कट ऑफ तिथि आपको मैंने बताया कि 1 अगस्त 2023 मानी जाएगी आपकी उम्र की, और कुछ भी निर्धारित करना होगा तो 1 अगस्त 2023 से आपकी उम्र और सारी चीज़ें काउंट की जाएंगी। नियुक्ति प्राधिकार आपको पता है यहाँ से हो रहा है चिकित्सीय जांच, और तो इसमें चिकित्सीय जांच, चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन भी होगा। तो आप जानते हैं जिसको मेडिकल कहा जाता है, मेडिकल भी होगा इसमें, ठीक है। पदों पर नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण चरित्र पूर्ववृत्त सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार यथोचित नियम के अनुसार कराया जाएगा, ठीक है। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा अभ्यर्थियों द्वारा कुछ भी छुपाए जाने पर तो आप लोग पूरा जो सही डिटेल है उसी को भरिएगा, जनरली लोग वही भरते हैं। तो आप लोग अपना सही सही भरिएगा, नहीं तो बाद में छट जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये सब कोरोना संक्रमण से बचाव है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रशासन द्वारा ये सब दिया गया है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो हमने आपको बताया 5/10/2023 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ये रहा वेबसाइट, यहाँ से जाकर भी भर सकते हैं, ठीक है।
और ये सब अच्छा, फीस यहाँ पर दिया गया है, कितना फॉर्म का फीस है। तो आप देखिए, किसी भी कोटि के महिला पुरुष थर्ड जेंडर हों, इनके लिए आवेदन पत्र 700 में, ठीक है। और बिहार राज्य के ठीक है, बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, पुरुष महिला, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों और थर्ड जेंडर कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये। यानी बिहार राज्य की अगर ये हैं तो, और सामान्य या अनारक्षित वर्ग है या फिर अदर स्टेट है तो उसको 700 रुपये, ठीक है। ये रहा। और इसके अलावा ये आप नेट बैंकिंग से इसका ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा गया है, कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र तो रद्द किया जाएगा, आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसीलिए आप लोग जो भी डालिए वो सही सही ही सब कुछ फिलअप करिएगा, क्रॉस चेक करके। पंजीकरण और भुगतान करने से पहले कह रहा है एक वैध सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर रखें, ठीक है। और उसी पर जो पंजीकृत हो, यथासंभव आपके नाम से पंजीकृत हो, अभ्यर्थी पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनिवार्य है। यहाँ देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अनिवार्य रूप से डालिएगा, क्योंकि आगे की प्रक्रियाओं के विषय में वहीं से ये अपना आपसे संबंध बनाएंगे, मेल से आपको सूचनाएं देते रहेंगे, यहाँ लिखा गया, ठीक है। भर्ती अंतिम चरण के पूर्ण होने तक अभ्यर्थी उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जुड़े रहेंगे, काम करेंगे और वहीं से उनको जानकारी मिलती रहेगी, ये कहा गया है। और एक मोबाइल नंबर पे एक ही फॉर्म भरा जा सकता है, सुनिश्चित नहीं है। भर्ती आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा, किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने जाने की स्थिति में सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ खास चीज़ें देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रथम भाग में देखिए क्या क्या प्रथम भाग में भरना है। उम्मीदवार सर्वप्रथम पंजीकरण करेगा, ठीक है, आवेदन पत्र भरने का। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवास यानी बिहार का है तो डोमेशियल, आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्म तिथि संबंधी जानकारी पहले आप रजिस्ट्रेशन के दौरान भरेंगे, ठीक है। तत्पश्चात भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी और सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। और वो फिर उसको अपना आगे प्रोसीड कर सकता है। पंजीकरण रद्द के विषय में बताया गया है, ऐसे करना है। और उसका कुछ अब देखिए यहाँ खास बात है, सफलतापूर्वक जब आप पंजीकरण कर लेंगे तो लॉगिन करके आवेदन पत्र का द्वितीय भाग आप अपलोड करेंगे। तो माता पिता का नाम पूछा जाएगा, माता पिता का नाम होगा, पता होगा, शैक्षणिक योग्यता होगा, सही जानकारी आपको देनी है। उसके बाद आवेदक का फोटो होगा, रंगीन एवं 2 माह के अंदर खींचा हुआ कह रहा है, जिसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए और 15 से 25 केबी के बीच का जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी या जीआईएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होने चाहिए, चाहे काले पेन से चाहे नीले पेन से। अलग अलग आप दोनों हस्ताक्षर 15 से 25 केबी के मध्य करेंगे, ठीक है। 15 से 25 केबी के मध्य जेपीजी, जेपीईजी और जीआईएफ फॉर्मेट में आप करेंगे उसको, ठीक है। फोटो एवं हस्ताक्षरों का स्कैन कर अपलोड करेंगे, स्कैन करके उनको अपलोड करना है। फोटो और हस्ताक्षर के संबंध में निर्देश का पालन की स्थिति आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है। अगर आपको फोटो और हस्ताक्षर के संबंध में दिए गए निर्देश का पालन नहीं करने पर क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र आपका निरस्त किया जाएगा। इसलिए फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करने के पश्चात पूर्ण रूप पर भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से समर्पित यानी सबमिट बटन करने से पहले एडिट डिटेल्स पर जाकर उसको पूरा चेक कर लीजिए। यानी कि अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले आप एडिट डिटेल पर जाकर उसको पूरा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, सब कुछ पूरे उसके बाद आप उसको, ठीक है, फाइनल सबमिट करिएगा। और महत्वपूर्ण, ऑनलाइन आवेदन पत्र बिहार पुलिस सेवा भेजने की आवश्यकता नहीं है। और ये आपको कह रहा है कि आप डायरेक्ट वहीं से भर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीदवारी रद्दीकरण, ये तमाम सारे आपको दिए गए हैं, ठीक है। किन किन कंडीशनों पर उम्मीदवार को निरस्त कर दिया जाएगा उसकी उम्मीदवारी, तो वो सारे दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों डिटेल में आपको ज़रूर पूरा समझ में आ गया होगा।
तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप बिरजूस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बिरजूस स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम से जरूर जाकर जुड़ जाइए दोस्तों। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, आप वहां से जाकर उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।